अली बख्श और यासीन दोनों ही इस वक्त जोरावर के लोहार खाने में मौजूद थे। अच्छी तरह देखभाल लो, फिर कहना। यासीन ने कुछ बर्तन उसके सामने सरका दिए। जोरावर ने उन पीले चमकीले नक्काशीदार बर्तनों को उलट पलट कर देखा। दिखने में तो पक्के सोने के ही मालूम होते हैं। ऐसे और भी हैं, इन्हें गलाकर इनकी ईंटें बनानी है। कीमत तुम जो भी चाहो तुम्हें मिल जाएगी। जोरावर एक पल को हिचकिचाया, फिर बोला, देखो यासीन, तुम भी जानते हो ये सारे गोरे चोरी गए माल को ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक किए पड़े हैं। मुझे ये काम रात को करना पड़ेगा और इसमें बहुत वक्त भी लग जाएगा। फिर उन सोने की ईंटों को बेचना मेरे बस की बात नहीं होगी। उन्हें बेचने की जिम्मेदारी हमारी है, तुम बस इतना काम कर दो, अली ने खड़े होते हुए कहा। वैसे तुम किसी सुनार को जानते हो जो 2 नंबर का माल खरीदता हो? यहाँ तो सभी ऐसा करते हैं। ये पूरी गली ऐसे ही धन्ना सेठों से थोड़ी भरी हुई है। जोरावर हंसा। ठीक है, फिर हम दोबारा आकर सब सामान ले जाएंगे। यासीन ने जवाब दिया और दोनों वहां से निकल गए। अभी दोनों थोड़ी ही दूर गए होंगे कि अली को वो दोबारा नजर आ गई। वापस उसी बेफिक्री भरे अंदाज में वो गलियों से होकर गुजर रही थी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले कुछ हुआ ही ना हो। अली की आंखों में हल्की सी चमक आ गई और वो उसी रास्ते बढ़ गया जिधर वो जा रही थी। उस तरफ कहाँ जा रहे हो? वो रिहायशी इलाका है, उधर हमारा कोई काम नहीं। यासीन ने हैरानी से अली की तरफ देखा, मगर अली बिना कोई जवाब दिए चुपचाप आगे बढ़ता रहा। यासीन ने सामने नजर डाली और उसे भी वो नजर आ गई। हैरानी से उसका मुंह खुला रह गया। उसने हड़बड़ाते हुए अली की तरफ देखा। ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम किसी लड़की का पीछा कर रहे हो? ये नया शौक कब लगा? कहीं मेरी सुबह कही बातों को दिल पर तो नहीं ले लिया? मैं भी सोच रहा हूँ अब वक्त रहते 2-4 बच्चों का बाप बन ही जाऊं। अब सारी जिंदगी तुम्हारे साथ तो नहीं बिता सकता ना। अली ने उसे एक तिरछी मुस्कान दी और आगे बढ़ गया। यासीन मजबूरी में उसके साथ घिसट रहा था। अचानक घोड़ा चलते हुए धीरे से हिनहिनाया और वो पीछे मुड़ गई। उसकी पैनी निगाहें पहले यासीन और फिर अली के ऊपर जाकर ठहर गईं। ला हौल विलाकुबत, देख लिया उसने। अब इस उम्र में लड़कियों से पिटने का मेरा तो कोई इरादा नहीं है। मैं कहता हूँ अभी के अभी वापस चलो यहाँ से। यासीन ने घबराते हुए कहा। उसकी तीखी नजरों को खुद पर महसूस कर एक पल के लिए तो अली का कलेजा भी धक से रह गया, मगर वो भी जवां मर्द था। किसी नाजुक सी औरत की कातिल निगाहों से घबराकर भाग जाना उसे गवारा नहीं था। उसके कदम अपनी जगह रुक गए, मगर उसने पलटकर जाने या छुपने की कोई कोशिश नहीं की। वहीं यासीन जबरदस्ती एक खंबे के पीछे छुपने की नाकाम कोशिश कर रहा था। वो कुछ पलों तक अली की तरफ देखती रही, फिर अचानक पलटकर उसकी तरफ बढ़ गई। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम्हारी मुसीबत तुम्हें मुबारक हो। यासीन घबराकर पीछे मुड़कर चल दिया। उस लड़की को पल पल अपने करीब आता देखकर अली का दिल उसके सीने में किसी हथौड़े की तरह बज रहा था। कहीं उसने सच में उसे कोई लफंगा या छिछोरा तो नहीं समझ लिया? क्या अब आकर थप्पड़ लगा देगी? ये सोचकर पल पल उसकी घबराहट बढ़ती जाती थी। उसके करीब आकर वो ठहर गई। अब क्या मेरे घर में घुसने का इरादा है तुम्हारा? जी? अली ने हड़बड़ाते हुए उसकी तरफ देखा। उस वक्त की मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें अपने घर में बुलाकर चाय नाश्ता कराने लगूंगी, उसने तंज कसा। अली एक पल को तो कुछ समझ ही नहीं पाया। ये आपका घर है? उसने एक सरसरी सी निगाह उस 2 मंजिला मकान के ऊपर डाली। और नहीं तो क्या, मैं पड़ोसियों के घर की चाबियां लिए घूमती हूँ। उसने अपने कमर में खुसी चाबी निकाली और दरवाजे पर लगा ताला खोलने लगी। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अली ने अब उसके सामने आकर खड़े होते हुए कहा। कमाल है, तुम तो पीछे ही पड़ गए। देखो, मैंने तुम्हें मेरी मदद के लिए नहीं बुलाया था, तुम खुद आए थे। उस बात के लिए मैंने तुम्हारा शुक्रिया भी अदा कर दिया। अब मेहरबानी करके मेरा पीछा छोड़ो। उसने अब थोड़े गुस्से से जवाब दिया और दरवाज़ा खोलने लगी, मगर अली ने दरवाजे के बीच अपना हाथ अड़ा दिया। अगर आप सचमुच मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हैं तो मैं चला जाऊंगा, दोबारा कभी आपके रास्ते में नहीं आऊंगा। मगर मुझे लगता नहीं है कि आप ये बात दिल से कह रही हैं। अगर ऐसा होता तो आप मुझे अपने साथ यहाँ अपने घर तक नहीं आने देती। उसने मुस्कुराते हुए उस लड़की की तरफ देखा, जिसकी आंखें अब हैरानी से बड़ी हो गई थी। आप शुरू से जानती थी मैं आपके पीछे हूँ, फिर भी आपने मुझे नहीं रोका। आप भी यही चाहती थीं कि मैं आपके साथ यहाँ अपने घर तक आऊँ। अब शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। मेरी बला से जीते रहो अपनी खुशफहमी में, लेकिन मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे अंदर जाना है। इस बार उसकी आवाज में नाराजगी कम और खींच ज्यादा नजर आ रही थी, मानो उसकी चोरी पकड़ी गई हो। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर अली ने अपना हाथ नहीं हटाया। जानता हूँ आप खुद से कबूल नहीं करेंगी। अंदर जाने के बाद बस अपने कमरे की खिड़की खुली छोड़ दीजिएगा। मैं मान लूंगा आपके दिल के दरवाजे मेरे लिए अब भी खुले हैं।
वरना आज के बाद मैं फिर कभी आपके रास्ते में नहीं आऊँगा। अली उसकी तरफ देखकर धीरे से मुस्कुराया और दरवाजे से अपना हाथ हटा दिया। लड़की ने एक बार नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और फिर चुपचाप अंदर चली गई। अली वापस लौटा जहां यासीन उसका इंतजार कर रहा था। वाह मेरे शेर, कोशिश तो बड़ी अच्छी थी, पर लगता नहीं है वो आएगी। उसने हंसते हुए अली की तरफ देखा। वो जरूर आएगी। अली की आवाज आत्मविश्वास से लबरेज थी। हाँ, जानता हूँ लड़कियां तुम्हारी एक नज़र पाने के लिए तरसती हैं, पर मैं बता रहा हूँ ये उन सबसे बहुत अलग है। ये नहीं आएगी। तुमने देखा नहीं, जब तुमने उसका रास्ता रोका तब डर से उसके हाथ कांप रहे थे। ऐसा है, उसके हाथ खुशी से कांप रहे होंगे। शर्त लगा लो, वो जरूर आएगी। ना आई तो मैं अपना खंजर तुम्हारे नाम कर दूंगा। अली ने अपनी नजरें खिड़की पर जमा दी। क्या कहते हो? तुम अपना वो खंजर मुझे दे दोगे? फिर तो दुनिया मुझे सिकंदर समझकर मेरी इबादत करने लग जाएगी। यासीन हंसा। मैं मजाक नहीं कर रहा। अली ने गंभीर नजरों से उसकी तरफ देखा। लेकिन अगर वो आ गई तो तुम्हारा अरबी घोड़ा मेरा हुआ। क्या? यासीन चिहुक गया। मुझे शुरू से ही पता था तुम्हारी नजर मेरे घोड़े पर है। शर्त मंजूर है तो बोलो, अली ने बेपरवाही से कहा। इतना यकीन है तुम्हें उस पर? ठीक है, फिर आज बेख ही लेते हैं। यासीन मुस्कुराया। धीरे धीरे एक पहर बीता, फिर दूसरा। सूरज ढलने को आया, मगर वो खिड़की ना खुलनी थी ना खुली। अली अब तक किसी पत्थर की मूरत की तरह उस घर के सामने खड़ा था। उसकी निगाहें एक टक उस खिड़की के ऊपर जमी हुई थी। अली, अब बस भी करो, वो नहीं आएगी। चलो यहाँ से। किसी ने हमें यहाँ ऐसे देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। गनीमत थी कि वो दोनों इस वक्त घर के पीछे वाले हिस्से में खड़े थे। इस वजह से अब तक किसी का ध्यान उन दोनों के ऊपर नहीं गया था। वो जरूर आएगी। अली अब भी हार मानने को तैयार नहीं था, या शायद उसे ये बात ज्यादा चुभ रही थी कि जिंदगी में पहली बार किसी लड़की ने उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दिया था। ऐसे तो तुम पूरी जिंदगी यहाँ खड़े रहोगे। कभी ना कभी उसे खिड़की के बाहर लगे जाले साफ करने के लिए खिड़की खोलनी ही है। यासीन की अब हंसी ही नहीं रुक रही थी। अली ने अब गुस्से से उसे घूर कर देखा और यासीन ने तुरंत चुप हो जाने में अपनी भलाई मानी। अली ने एक बार और खिड़की के ऊपर नजर डाली और अपनी कमर में खुसा खंजर निकाल लिया। खिड़की में कोई हलचल तक नजर नहीं आ रही थी। उसका हाथ खंजर पर बुरी तरह कस गया। ये लो, तुम ही जीते, उसने कड़वाहट से भरकर कहा और खंजर यासीन की तरफ उछाल दिया। यासीन ये देखकर हैरान रह गया। अरे मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था, मुझे ये नहीं चाहिए। उसने अली को वापस खंजर लौटाने की कोशिश की, मगर वो बिना उसकी तरफ देखे ही तेजी से घर की तरफ बढ़ गया। अब कहाँ जा रहे हो? अब हड़बड़ाते हुए पूछा, मगर कोई जवाब देने के बजाय अली ने जमीन पर पड़ा एक पत्थर उठाया और गुस्से में ऊपरी मंजिल की खिड़की पर दे मारा। फटाक की एक हल्की सी आवाज हुई और यासीन का कलेजा मुंह को आ गया। या खुदा, तुमने आज मेरी जान लेने की कसम खाई हुई है क्या? अरे हमें ये तक नहीं पता वो उसका कमरा है या किसी और का। अब इससे पहले कि कोई और यहाँ आ जाए, चलो यहाँ से। जल्दी से उसने हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, मगर अली ने उसका हाथ झटक दिया और जमीन पर पड़ा दूसरा पत्थर उठा लिया। मुझे फर्क नहीं पड़ता, आज मैं उससे मिले बिना कहीं नहीं जाऊंगा। कहते हुए उसने दोबारा पूरी ताकत से पत्थर खिड़की पर दे मारा। इस बार पहले से भी तेज आवाज हुई। सटाक। अरे यार, मेरी किताब बंद क्यों की? कितने इंटरेस्टिंग मोड़ पर थी कहानी। मधुमिता ने इरिटेट होते हुए कहा। ओ मैडम, हम ऑलरेडी वेन्यू पर पहुंच चुके हैं। इतनी देर से आवाज लगा रही हूँ तुझे, मगर तू तो ये नॉवल पढ़ने में ऐसी खोई हुई है कि तुझे और कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जानती हूँ तू प्रेम कुमार की दीवानी है, पर उनसे मिलने ही तो आए हैं हम यहाँ। अब उनकी लिखी नॉवल से बाहर निकलेगी तभी तो उनसे मिलेगी। पहले ही बहुत देर हो चुकी है हमें। संध्या ने उसके सिर पर हल्के से हाथ मारा और वो नॉवल उसके हाथ से लेकर पर्स में डाल दिया। अब चले? गाड़ी से बाहर आते हुए उसने कहा। माँ, मैं ठीक ठाक तो लग रही हूँ ना? पता नहीं क्यों, पर मैं सच में बहुत नर्वस हूँ। मधुमिता ने घबराहट में अपनी ड्रेस को ऊपर से नीचे तक ठीक किया और फिर जल्दी जल्दी अपने बालों को सुलझाने लगी। संध्या को ये देखकर हंसी आ गई। क्या कहा? तू नर्वस है? द फेमस क्राइम रिपोर्टर मधुमिता बजाज, जिसके सामने बड़े बड़े नेता अभिनेता तक बोलने से पहले घबराते हैं, वो आज किसी राइटर से मिलने में नर्वस हो रही है। संध्या ने उसका मजाक उड़ाया। उनकी बात अलग है, उन सबके कहीं ना कहीं पंगे लगे होते हैं। उनका असली चेहरा सबके सामने लाना मेरा काम है, पर आज मैं यहाँ एक फ़ैन की हैसियत से किसी से मिलने आई हूँ, कोई स्टिंग ऑपरेशन करने नहीं आई। नर्वसनेस तो होगी ना? मधुमिता ने बेचैनी से एक बार फिर से पर्स में से एक छोटा सा पॉकेट मिरर निकाला और अपना मेकअप वगैरह चेक करने लगी, कहीं कुछ ज्यादा ना हो गया हो। संध्या को उसकी घबराहट देखकर हंसी आ रही थी। उसने मुस्कुराते हुए मधु के कंधे पर अपना हाथ रख दिया और उसे साइड हक देते हुए बोली,
सब कुछ एकदम परफेक्ट है। अब प्लीज़ अंदर चले। इतनी देर में वैभव 10 बार मुझे कॉल कर चुका है। अब अगर और देर हुई तो वो मुझे खोजने बाहर आ जाएगा। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, अंदर एक पागल आशिक और है। उसे नाराज़ करने का रिस्क तो मैं बिल्कुल नहीं ले सकती। कम ऑन लेट्स गो, इससे पहले कि उसकी सटक जाए। शट अप। संध्या ने चिढ़ते हुए उसकी तरफ देखा और मधुमिता को हंसी आ गई। अब चले। उसने संध्या का हाथ पकड़ा और उसे खींचती हुई पार्टी हॉल की तरफ बढ़ गई। आगे क्या हुआ? क्या मधुमिता उस लेखक से मिल पाएगी? पार्टी में क्या कुछ खास होने वाला है? जानने के लिए जरूर सुनिए मेरी वाली अलग है का अगला भाग।